एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैं इस चैनल पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिर से हम ग्रामर का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इसे भी आज शुरू करते हैं। ओके, तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम ऑफ। ठीक है, इसकी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। सेंटेंस है हमारा दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी। ओके, तो अभी आपको बताना, देखिए सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं टोटल। अगर हम उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं सेंटेंसेस के। तो यहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। यहां पर सेंटेंस जो है उसे हमें सिंपल फॉर्म में पहुंचाना है। ओके, तो सेंटेंस है दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी। तो बताइए, ऑप्शंस हैं आपके पास। दोज हु आर हेल्पलेस आर टू बी सिंपैथाइज्ड, दे आर हेल्पलेस एंड दे डिजर्व आर सिंपैथी, द हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी, या फिर दे हु आर हेल्पलेस डिजर्व सिंपैथी। तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगी? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, सेंटेंस है हमारा दोज हु आर हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी। ठीक है, तो जब हम इसे सिंपल में बनाएंगे तो सिंपल में किस तरीके से बनेगा? द हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लोजेस को ऐड कर दिया जाता है। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें एक सबऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर इसे देखें तो ये अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्म में था। ओके, तो जब हमने इसे चेंज किया और हमें बनाना क्या था? सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक सिमिलर सी एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द हेल्पलेस डिजर्व आर सिंपैथी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसे देख लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म ऑफ। देखिए, इसको अब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन देनी है। सेंटेंस है हमारा स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी कि सेंटेंस किस फॉर्म में है अभी। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो हमें इसका बनाना है। ओके, तो बताइए किस फॉर्मेशन में है ये अभी? स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। यस, ये अभी कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कंपाउंड सेंटेंस की। तो हम पहचाने कैसे कि ये कंपाउंड सेंटेंस कैसे है? देखिए, जब भी कभी इस तरीके के कंजंक्शन, कैसे कंजंक्शन, अक्सर आपने पढ़ा होगा फैन बॉयज का नाम। ठीक है, फैन बॉयज। ठीक, ये जो कंजंक्शन होते हैं, मतलब F फॉर क्या है? फोर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, ठीक है, O फॉर ऑल, ओके, Y फॉर यट एंड S फॉर सो। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे कंजंक्शन होते हैं, अगर इन कंजंक्शन से 2 क्लॉजेज ऐड हैं तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो ये एक्रोनिम है फैन बॉयज। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप नोट कर सकते हैं चाहो तो। फर्स्ट F का मतलब होगा 4, ठीक है, फिर A का मतलब है एंड, देन N का मतलब था नोर,
देन बी का मतलब है बट, ठीक, ओ का मतलब है और, बाई से हो गया यट, एंड लास्ट बचा हमारा एस, एस से हो गया सो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक्रोनिम क्या, फैन बॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने कंजंक्शन यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, अगर कोई भी दो क्लॉजेज इन कंजंक्शन से ऐड हैं तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, आप उन्हें बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो इसी से हमने पहचाना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को ऐड कर लिया जाता है। ओके, तो अब हमें इसे किस में चेंज करना है, अब हम इसे करेंगे चेंज कॉम्प्लेक्स में। ऑप्शन है आपके पास, इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। बताइए क्या ये होगा। ऑप्शन बी है, इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। सी है, अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। एंड डी है, स्पीक द ट्रुथ और रिग्रेट इट फॉर एवर। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जब भी हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसमें ध्यान रहे, एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती हैं, आप जो क्लॉज किसी मतलब जिसको अपना पूरा मीनिंग डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ती है या वो डिपेंड होती है किसी दूसरी क्लॉज पर, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला सेंटेंस ही हमारा राइट है, ठीक, इफ यू स्पीक द ट्रुथ यू विल नेवर रिग्रेट इट। ओके, तो यही हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही है कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, से देख लेते हैं, समन द फायर ब्रिगेड। ओके, तो अब इसकी सही फॉर्मेशन बतानी है हमें, सॉरी आई थिंक इसमें हमें सेंटेंस का सही फॉर्मेशन ना बता के हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है इसकी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही है, मतलब सॉरी आई थिंक इसमें कुछ डिटेल, हाँ आप इसे मान के चलिए कि हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे। ओके, वॉइस यानी एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, इसकी वॉइस चेंज करनी है। ओके, तो देख लेते हैं हम, समन द फायर ब्रिगेड। ओके, ऑप्शन है आपके पास, समन नॉट द फायर ब्रिगेड, बी है व्हाई शुड द फायर ब्रिगेड बी कॉल्ड, सी है लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, एंड कॉल नॉट द फायर ब्रिगेड। तो देखिए पैसिव वॉइस में बदलना है हमें एक्टिव से, तो क्या रूल होता है उसका, यस, पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रहे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म से ही देखें तो हम उससे निकाल सकते हैं, कैसे कि देखिए यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है, उसके बाद देखें यहाँ पर कॉल्ड, यहाँ तो थर्ड है, आगे देखते हैं लेट द फायर ब्रिगेड समन्ड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म में है, लेकिन कॉल द फायर ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म वाले तो पहले से ही इरेज हो जाएंगे क्योंकि हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, अब हमारे पास दो पार्ट बचते हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी है व्हाई शुड द फायर ब्रिगेड बी कॉल्ड। तो देखिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहे, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग कभी नहीं बदलता। ओके, तो अब यहाँ पे क्या राइट होगा, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, से देख लेते हैं, प्लीज वॉक ऑन द राइट। ओके, तो बताइए अब इसको किस तरीके से चेंज करेंगे हम, प्लीज वॉक ऑन द राइट। अब इसकी भी वॉइस ही चेंज करनी है, यानी ये अभी एक्टिव फॉर्म में है और इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन है आपके पास, प्लीज डू नॉट वॉक, प्लीज वॉक नॉट नाउ, वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए हम वर्ब थर्ड से ही पहचान सकते हैं आधी चीजों को, तो ठीक, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू नॉट वॉक, तो ये नहीं होगा। और बी में देखें तो प्लीज वॉक नॉट
नाउ यहाँ भी वॉक है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द राइट साइड एज बाई एडवाइजेबल, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा पार्ट कौन सा बचा? पार्ट डी। ओके, तो डी पार्ट में क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, दिस इज द आर राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें सेंटेंस सीक्वेंसिंग दी गई है, सीक्वेंस में हमें इसे सेट करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट पहचानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगाएंगे और बाकी सारा सेंटेंस। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए पढ़ते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग आर डिजायर, ये तो सब्जेक्ट की शुरुआत नहीं है। अगर क्यू की बात करें, आर को देखें, बट वंस वी सेड अबाउट, ये भी सब्जेक्ट से, ये भी सेंटेंस की कोई शुरुआत नहीं है। अब हमारे पास पी और एस हैं, पी और एस में देखते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन दैम या फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो कौन सा पार्ट सही हो सकता है, पी या एस? यस, देखिए हम सेंटेंस की शुरुआत पी से ही करेंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग आर डिज़ायर, सही है, यही ऐड होगा। पी के साथ पेयर कर रहा है क्यू, तो देख लेते हैं पी के साथ पेयर कहाँ कहाँ पर है क्यू का, और पी हमेशा शुरुआत में आएगा, ये भी हमें पता है। तो पी शुरुआत में है और क्यू पेयर में है, यही होगा। आगे इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, देन है सेटिस्फाइंग आर डिज़ायर, देन बट वंस वी सेट अबाउट, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन दैम। यस, यही है हमारी फॉर्मेशन, बट वंस वी सेट अबाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू रेस्ट्रेन देम। इसका मतलब इसमें सीक्वेंस सही तरीके से लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्रू द लॉन्ग हॉट समर इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड कंटिन्यूअली यू विल नीड टू एक्लीमेटाइज योर सेल्फ। तो इसे भी हमें सेंटेंस सीक्वेंसिंग को ठीक करना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को छांटना है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है यहाँ पे? देखिए थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, ये तो मुझे सब्जेक्ट सा नहीं लग रहा। अगर हम इफ से बात कर इफ की बात करें तो इफ से अक्सर सब्जेक्ट की शुरुआत हो जाती है, तो इसे देख लें, इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड, सही है, हार्ड के बाद कॉन्टिन्यूसली आना चाहिए, ठीक है। इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड कॉन्टिन्यूसली, देन ये आगे देखते हैं, इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, आई थिंक क्यू के साथ पी का पेयर सही है, ठीक है। इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द हॉट समर, थ्रू द लॉन्ग हॉट समर, देन क्या आना चाहिए, कंटिन्यूसली है, यू विल नीड टू अकमलाइज योर सेल्फ कंटिन्यूसली। आई थिंक पहले एस आएगा उसके बाद आर आएगा, एस और आर, क्यू पी एस आर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? या फिर हम आर को भी पहले सेट कर सकते हैं। देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्यू पी आर एस। अगर हम इसे देखें तो पहले हम आर लगा लेते हैं उसके बाद एस। ओके, क्या बनेगा सेंटेंस, इफ यू प्लान टू ट्रेन हार्ड थ्रू द लॉन्ग हॉट समर कंटिन्यूअली you will need to acclimatize yourself. Okay, now moving to the next question. yes, इसमें भी सेंटेंस सीक्वेंसिंग है। सेंटेंस है, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन occasionally though despite everyone's best efforts। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए सेंटेंस की? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो केवल दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हमें सेंटेंस की शुरुआत नजर आ रही है, लेकिन शुरुआत हम एक्सीडेंट से ना करके किससे करेंगे, डिस्पाइट से, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स। ओके, उसके बाद क्या आना चाहिए, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, नेक्स्ट दो ओकेजनली,
ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसकी सीक्वेंसिंग जो बनेगी, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसकी जो सीक्वेंसिंग बनेगी वो बनेगी SPRQ, SPR, ये P है सॉरी, और Q। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जज इज सस्पेक्टिंग समवन। देखिए, इसकी वॉइस चेंज करनी है हमें, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है इसे, तो देख लेते हैं क्या बनेगा। द जज इज सस्पेक्टेड समवन, नो, रॉन्ग है। नेक्स्ट है द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वाज द विटनेस ब्राइब्ड, ये भी नहीं बन सकता, ये तो इंटेरोगेटिव कर दिया है। नेक्स्ट है द जज डज नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भले ही इसमें, देखिए इसे ध्यान से समझने की जरूरत है, भले ही इसमें कोई मतलब आगे के वर्ड्स ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन इसका और इसका दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग भी कई बार सेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू इंग्लिश। इसे भी हमें, इसकी भी वॉइस चेंज करनी है। ऑप्शन है आपके पास, बाय whom were you taught English, were you taught English, English is not taught, and who is teaching English। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, देखा कि हम, जैसा कि हमें देख के ही पता चल रहा है, बाय whom were you taught English, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, इसकी भी वॉइस चेंज करनी है हमें। ओके, ये अभी किस फॉर्म में है, ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस में है, और इसको हमें पैसिव वॉइस में पहुंचाना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ओके, जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास, वन शुड नॉट कीप अ प्रॉमिस, कीपिंग अ प्रॉमिस इज बैड, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, एंड डू नॉट कीप अ प्रॉमिस। देखिए, आपको ध्यान रहे कि जब भी हम वॉइस चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ओके, आप ये जो प्रॉमिस है ना, वंस प्रॉमिस, तो इसे कर देंगे आ प्रॉमिस, मतलब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ले आए, देन शुड के साथ बी ऐड होगा, मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी हो, पैसिव वॉइस में उसके साथ बी ही लगता है। ठीक है, शुड बी, और कीप की थर्ड फॉर्म आ गई केप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, शी वॉज कॉन्फिडेंट डैश हर सन सक्सेस। आई थिंक हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, नहीं हो गया है। ओके, इसे करते हैं, शी वॉज कॉन्फिडेंट डैश हर सन सक्सेस। तो बताइए कौन सी प्रपोजिशन इसमें सूटेबल है, इन, ऑफ, फॉर, इनटू। कॉन्फिडेंट इन आएगा, कॉन्फिडेंट इन हर सन सक्सेस, या कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, कॉन्फिडेंट फॉर हर सन सक्सेस, या कॉन्फिडेंट इनटू हर सन सक्सेस। क्या होगा राइट आंसर? यस, कॉन्फिडेंट के साथ जो हम प्रपोजिशन लगाएंगे वो है ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वी वर सरप्राइज्ड डैश हिज सडन डिसीजन। ओके, तो इसमें क्या फिल होगा, ऑन हिज सडन डिसीजन, फॉर हिज सडन डिसीजन, फ्रॉम हिज सडन डिसीजन, या फिर एट हिज सडन डिसीजन। कौन सी प्रपोजिशन यहां पर करेक्टली लगेगी? वी वर सरप्राइज्ड, यस, एट हिज सडन डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आई होप ये वाली स्लाइड आपको दिख रही होगी। शी अपीयर्ड इनोसेंट डैश द क्राइम, तो क्या होगा, इनोसेंट ऑफ द क्राइम, इनोसेंट विद द क्राइम, इनोसेंट इन द क्राइम, या इनोसेंट एट द क्राइम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए।
यस, इसके साथ आएगा ऑफ. शी अपीयर्ड इनोसेंट ऑफ द क्राइम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. If you are averse dash recommending my name, you should not hesitate to admit it. बताइए क्या आएगा. For, to, with, about. क्या आना चाहिए. If you are averse dash recommending my name, you should not hesitate to admit it. सोचिए और आंसर कीजिए कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्टली फिल किया जाएगा एडवर्स के साथ, सॉरी अबर्स के साथ. यस, इसमें जो फिल होने वाला प्रीपोजिशन है वो है टू. ठीक है. इफ यू आर अवर्स टू रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, यहाँ से एरर फाइंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है. क्या एरर है. पार्ट ए है द फादर एज वेल एज, पार्ट बी है द सन्स वर, पार्ट सी है इन्वॉल्व इन मर्डर एंड डी है नो एरर. क्या होगा इसका राइट आंसर. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें द फादर एज वेल एज, करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं. अगर सेकंड की बात करें द सन्स वर, यहीं पर गलती है. क्या गलती है. जब भी एज वेल एज आता है तो हम उसे एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. ठीक है. और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर. ठीक है, इसलिए हम वाज लगाएंगे. ओके, द फादर एज वेल एज द सन्स वाज इन्वॉल्व्ड इन मर्डर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पार्ट बी में तो एरर है हमारे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें पार्ट बी. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. ही कुड नॉट गिव कैटल ग्रीन फॉडर टुडे बिकॉज ही हैज ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक एगो. किस पार्ट में एरर है. सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, अगर हम पार्ट ए की बात करें ही कुड नॉट गिव कैटल, करेक्ट है, इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है पार्ट ए में. नेक्स्ट है पार्ट बी ग्रीन फूडर टुडे बिकॉज ही हैज ब्रोकन हिज राइट हैंड अ वीक एगो. देखिए, पार्ट बी भी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है. नेक्स्ट अगर हम पार्ट सी की बात करें तो इसी पार्ट में एरर है. अब वो एरर क्या है. तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सब्जेक्ट एक सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, और इनफैक्ट ये बात भी पास्ट टेंस की चल रही है, कुड नॉट आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस वाला ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि हैज की जगह क्या आना चाहिए, हैड. ओके, तब ये सही होगा. ही कुड नॉट गिव कैटल green fodder today because he had broken his right hand a week ago. Okay, option number C is the right answer, क्योंकि गलती इसमें है. Okay, now next question. Question number 17 है what to talk of charity you do not practice even ordinary humanity no error. बताइए कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, what to talk of charity you do not practice even ordinary humanity. तो मुझे लगता है कि इसके कोई भी पार्ट में एरर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो एरर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक नो एरर. बताइए इसके कौन से पार्ट में एरर है. सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर. आई एम वेरी थर्स्टी गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक. देखिए, जहां कहीं भी हम एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल लीजिए लिटिल का यूज करते हैं तो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, मतलब
इन अ नेगेटिव सेंस कि ख़त्म ही हो गई है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल वाटर जो कहा गया है वो तो पॉजिटिव सेंस में कहा गया है क्योंकि वो थर्स्टी और पानी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल ना आके क्या आना चाहिए, आ लिटिल, जो हमें पॉजिटिव सेंस देता है कि पॉजिटिव वे में कुछ है, ठीक है। तो आ लिटिल आना चाहिए, यानी कि पार्ट बी में एरर है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है वन ऑफ माई बुक्स डैश स्टिल मिसिंग, तो क्या आएगा, आर वर इज बी। सोचिए, आंसर कीजिए। वन ऑफ माई बुक्स डैश स्टिल मिसिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए क्या कौन सी वर्ब फिल होगी इसमें। देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं वन ऑफ माई बुक्स, यहाँ पर वन जो है ना ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और अगर ये प्रोनाउन है वन, और वन क्या है हमारा सिंगुलर, क्योंकि हम वन को ही सब्जेक्ट मानने वाले हैं, ठीक है, वन ऑफ माई बुक्स। तो अगर वन को हम सिंगुलर मानते हैं तो हमारी वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्या बनेगा, वन ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें भी ब्लैंक को फिल करना है। दे डैश ईगरली फॉर द रिजल्ट टू डिक्लेयर्ड, बताइए क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग, हैव बी वेटिंग, हैव बीन वेट या हैव बीन वेटिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन वेटिंग, ठीक है। दे हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आई हैड, सॉरी आई नहीं है यहाँ पे, 21 का है ये, तो 21 का है। नेक्स्ट है हैड यू वोकन अप अर्लियर यू डैश सीन अ ब्यूटिफुल सनराइज, तो क्या आना चाहिए, वुड हैव, विल हैव, वुड बी या वुड हैव बीन, बीइंग। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए इसमें कहा गया हैड यू वेकन अप अर्लियर, तो जैसे कि सेंटेंस की शुरुआत ही हैड से हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वुड बी तो नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वुड हैव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हैड यू वोकन अप अर्लियर यू वुड हैव सीन अ ब्यूटिफुल सीन सनराइज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसे देख लेते हैं। Until he dash his work, he will not be allowed to go out, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन है आपके पास फिनिशिंग, विल हैव फिनिश, नॉट फिनिशेस या फिनिशेस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सेकंड पार्ट में विल बी का यूज किया गया है, विल बी अलाउड। ओके, तो अगर यहाँ पे विल आया है तो एक ही सेंटेंस में दो बार हम विल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो हो जाएगा रॉन्ग। ओके, और अंटिल ही फिनिशिंग भी नहीं आएगा क्योंकि हम वर्ब की वर्ब लगाएंगे। अगर आईएनजी वाली वर्ब फॉर्म लगानी होती तो इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती, इज आर एम वाज वर। ओके, तो फिनिशिंग भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, नॉट फिनिशेस का मतलब तो एक नेगेटिव सेंस हो गई, और अंटिल के साथ नॉट का यूज वैसे भी नहीं होता है, तो इसलिए पार्ट सी भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पार्ट डी ही करेक्ट आंसर है, बनेगा अंटिल ही finishes his work he will not be allowed to go out. Okay, तो ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Now next question. Yes, tick the correct sentence. आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्टली फॉर्म है। ऑप्शन है आपके पास, नीदर राम और श्याम हैज डन इट। सेकेंड है ईदर राम नोर श्याम हैज डन इट। सी है बोथ राम एंड श्याम हैज डन इट, एंड डी है नीदर राम नोर श्याम हैड डन इट। क्या होगा इसका राइट आंसर,
कौन से सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म सही है? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, अगर देखा जाए तो इसमें पार्ट डी ही सही है, नीदर राम और श्याम हैड डन इट। ओके, नीदर राम नोर श्याम हैड डन इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। यस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां भी हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म्ड होना चाहिए। गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यही सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। गीता आस्क्ड मी वेयर लिव्ड, रॉन्ग है। गीता आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, गीता आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें भी हमें करेक्ट आंसर मतलब सही सेंटेंस की पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके पास, नॉट गर्ल्स वाज इंजर्ड, नीदर नॉर गर्ल्स आर वाज इंजर्ड, नीदर गर्ल्स वाज इंजर्ड, या नन गर्ल वाज इंजर्ड। क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीदर गर्ल वाज इंजर्ड। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 26 क्वेश्चन नंबर, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। देखिए, दोपहर में लंच के बाद जो छोटी सी नींद ली जाती है उसे नैप बोलते हैं, और उसे और क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, आइडलाइज, बैरियो, साइस्टा, स्लीप वॉकिंग। क्या कहेंगे उसे? अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इट इज नन एज साइस्टा। ओके, साइस्टा का मतलब हुआ कि लंच के बाद ली गई छोटी नींद। ठीक है, साइस्टा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सवाल है, आपको इसके लिए एक वन वर्ड बताना है। ठीक है, क्या हो सकता है? टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ऑप्शन है आपके पास, डिलेड, ऑफिशियसनेस, फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज आर नन एज रेड टेपिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां पर देखिए आपको एंटोनिम बताना है वॉलंटियर का। बताइए, वॉलंटियर का एंटोनिम क्या होगा? ध्यान में रहे, हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, सपोर्ट, डिफीट, कंस्क्रिप्ट एंड प्रोवोक। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, यहाँ पे जो वॉलंटियर दिया है ना, ये अलग सेंस में दिया है। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरों की मदद करता है, फोर्सफुली कोई काम नहीं करता, अपने मन से, अपने स्व इच्छा से किसी की मदद करता है या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम वॉलंटियर बोलते हैं। ओके, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? मतलब जिससे कोई काम जबरदस्ती करा जाए, उस फोर्सफुली उस पर वर्क को थोपा जाए। ठीक है, तब उसे कहेंगे, ये उसका एंटोनिम होगा। तो क्या हो सकता है? सपोर्ट तो नहीं होगा, रॉन्ग है। डिफीट भी नहीं होगा, ठीक है, और प्रोवोक भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कंस्क्रिप्ट। कंस्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि फोर्सफुली वर्क को कराया जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंस्क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द एंटोनियम ऑफ फीड। वेरी इजी क्वेश्चन। फीड का एंटोनियम क्या होगा? नरिश, फोस्टर, सस्टेन या स्टार्व। सोचिए, आंसर कीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए, फीड का मतलब क्या होता है? मतलब किसी को खाना खिलाना या कुछ खिलाना। ठीक है, अब इसका अपोजिट जो होगा वो होगा स्टार्व, मतलब भूख से पीड़ित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ श्रिल, श्रिल का करेक्ट एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है आपके पास वीक, मफल्ड, इनऑडिबल, ब्लंटेड। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए श्रिल का असल मीनिंग क्या होता है? श्रिल मतलब होता है शार्प, शार्प इन टोन, ओके, शार्प इन टोन, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है श्रिल का। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या होगा? वीक नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इनऑडिबल ये भी नहीं है, ब्लंटेड भी नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मफल्ड। मफल्ड मतलब क्या होता है? लो साउंड, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मफल्ड, ओके। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। और प्लीज़ डू सपोर्ट दिस वीडियो, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, और जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी आपके लिए, ओके। और अगर किसी ने पहले मेरे प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकता है। आई होप आपको ये पसंद आएंगी, ठीक है। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप दे सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे समझना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगी, ओके। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।